कृष्णा वाल्मीकि मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 में विषय बही खाता तथा लेखाशास्त्र पहला पार्ट हमारा चल रहा है। इसके अंदर इसका पहला वीडियो हमने भेजा था आपके लिए, सभी छात्राओं ने उसका अध्ययन किया होगा और पीडीएफ को कॉपी पर साफ साफ लिख लिया होगा। आप सभी छात्र, ठीक है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ध्यान से इस वीडियो को भी देखें, ठीक है। ये तो मेरी व्यक्तिगत बातचीत थी आपसे। अब हम टॉपिक पर आते हैं। पिछले पीडीएफ में मैंने आपको बताया था, ठीक है, वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से कि खाते कितने प्रकार के, ठीक है। खाते 3 प्रकार के थे, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते, ठीक। खाते बनाने की विधियाँ कितनी थी? 4 विधियाँ थी। कौन कौन सी? इकरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली और रोकड़ प्रणाली, ठीक है। और खातों को, ठीक है, ऋणी और धनी करने के नियम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले कुछ बहुत जनरल शब्द होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमर्स के अंदर जो शब्द हैं उनका क्या क्या अर्थ है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि मान लिए आपसे कहा जाए क्रय क्या होती है। क्रय मान लो आपको गिफ्ट खरीदना, ठीक है। जैसे ठेले वाले से हमने सब्जी खरीद ली, या बाज़ार से जाके हम पैंट शर्ट खरीद के ले आए या जूते खरीद के ले आए, ठीक है। लेकिन बिजनेस के अंदर क्रय का मतलब किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को खरीद लेने मात्र से नहीं होता है, ठीक है। खाते बनाने विधियाँ 4 हैं, पता है आपको, ठीक है। उसमें सबसे मैंने बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली अपने आप में एक पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। उससे मिलने वाली जो सूचनाएं होती हैं वो सही, पूर्ण, उचित होती हैं, ठीक है। इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कंपनियां हों चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हों, सभी कंपनियां अपने खाते इसी विधि के अनुसार रखती हैं, ठीक है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर जो शब्दावली हैं, बही खाते के अंदर जिन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, आज हम उस पर बात करते हैं। उसमें पहला है हमारा व्यापार। क्या है? व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? ठीक है, व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार क्या है? तो व्यापार है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यापार कहलाता है, ठीक है। हम कोई भी व्यापार करते हैं, हम क्यों करेंगे? लाभ कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि व्यापार के अंदर आपको हानि हो जाए, लेकिन उद्देश्य हमारा लाभ कमाने का है तो हम उसे व्यापार कहेंगे, ठीक। सेकंड, व्यापार का स्वामी, ठीक है। व्यापार में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन सब स्वामी थोड़ी होते हैं। मान लिए आपने कोई बड़ी दुकान खोल ली, आपने उसके अंदर आपने मैनेजर बना दिया एक के लिए, आपके उसके अंदर आपके आदमी से और कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, सब मालिक थोड़ी हैं। तो मालिक कौन होता है? व्यापार का स्वामी कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में होने वाले लाभ या हानि की जिम्मेदारी को वहन करता है, वो व्यक्ति मालिक, वो उसका स्वामी कहलाता है, ठीक है। तीसरा है लेन देन या सौदा। ये लेन देन और सौदा क्या होता है? लेन देन मतलब है जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं उस वस्तु को खरीदने और बेचना, ये लेन देन या सौदा कहलाता है। सौदा जब तक हम खाली बातचीत कर रहे हैं तो वो सौदा नहीं होता है। ऐसे लेन देन जिसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है वो हमारा सौदा या लेन देन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए चीनी का व्यापार करते हैं, ठीक है। चीनी, तो चीनी का हम लेन देन करें, चीनी को हम खरीद रहे हैं, चीनी को हम बेच रहे हैं, तो वो क्या है? लेन देन है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पूंजी। पूंजी को बोलते हैं कैपिटल। ये पूंजी क्या होती है? तो वो सुनिए बच्चों, व्यापार को आरंभ करते समय जितना रुपया, पैसा, माल, फर्नीचर लगाया जाता है वो समस्त धन पूंजी कहलाता है। मान लिए
कोई व्यक्ति राम है, कौन है? राम, ठीक है। इसने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, ठीक है, और 1 लाख रुपए का इसने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर दुकान में लगा दिया, ठीक है, और 50,000 मान लिया इसने विज्ञापन में खर्च कर दिए, ठीक है, और इसके बाद इसने दुकान खरीदी थी 2 लाख की, कुल कितना खर्चा कर दिया इसने? 4,50,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब कि राम ने व्यापार को आरंभ करते समय 4,50,000 रुपये खर्च करते हैं, तो ये 4,50,000 रुपये उसकी क्या हो गई? पूंजी हो गई। मतलब कहने का है व्यापार को आरंभ करते समय जितना रुपया, पैसा, माल, फर्नीचर लगाया जाता है वो समस्त धन हमारा पूंजी कहलाता है। फिर आता है माल। ये माल क्या है? माल बोलते हैं गुड्स। जिस वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है, ठीक है, वो उसका माल कहलाता है। जैसे जो कपड़े के व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा क्या है? माल है। चीनी के व्यापारी के चीनी क्या है? माल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रय, ठीक है। क्रय क्या बोलते हैं? परचेज। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसको खरीदना क्रय कहलाता है, उसको खरीदना क्रय कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? विक्रय। विक्रय में क्या है? व्यापारी जिस वस्तु को व्यापार करता है, ठीक है, उसको खरीदने के पश्चात जो वो बेच देता है तो वो उसका क्या कहलाता है? सेल या विक्रय कहलाता है। उसके बाद आता है क्रय वापसी। क्रय वापसी क्या है? जो हमने माल खरीदा, ठीक है, खरीदा वो माल यदि किसी कारण से वापस कर दिया जाता है तो वो क्रय वापसी कहलाई जाती है। नेक्स्ट है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी क्या होता है? बिका हुआ माल किसी कारण से ग्राहक हमें वापस कर देता है तो वो क्या कहलाती है? विक्रय वापसी। नेक्स्ट है लेखा। इस लेखा को देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये लेखा। जब हम माल को खरीदते हैं, माल को बेचते हैं, तो उसका हम अपने निर्धारित पुस्तकों में निर्धारित विधि से जो लेखा करते हैं, लिखते हैं, वो हमारा क्या है? लेखा कहलाता है। उसके बाद है हमारे क्या? छूट। अब छूट क्या है? छूट क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। व्यापारी अपने अंकित मूल्य में से जो धनराशि कम कर देता है वो उसकी छूट कहलाती है। आप इसको एक उदाहरण पे तौर पे आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए बाजार गए, ठीक है, आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई। टी शर्ट पे मूल्य लिखा था कितना? 400 रुपये। आपने दुकानदार से कहा भाई हम तो 400 नहीं दे पाएंगे, इसमें कुछ धनराशि आप कम कर दिए। आपने बार्गेनिंग करके उस शर्ट के 350 रुपये में खरीद लिया। तो दुकानदार ने जो उसका अंकित मूल्य 400 रुपये था उसमें से जो धनराशि उसने कम कर दी है 50 रुपये, वो क्या है? उसका छूट कहलाती है, ठीक है। ये छूट 2 प्रकार की होती है, एक है व्यापारिक छूट और एक है कौन सी है? ये नगद छूट। तो हम पहले बात करते हैं व्यापारिक छूट की। व्यापारिक छूट किसे कहते हैं? व्यापारिक छूट वो होती हैं ऐसी छूट जो हमें पहले से पता होती है, ज्ञात होती है, उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी मान लीजिए जूते का व्यापारी है तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ होता है कि एक जूते साथ एक जूता फ्री दिया जा रही है, ठीक है। आपने देखा होगा वहाँ 2 अक्टूबर पर गांधी आश्रम के अंदर कंबल पर 20% छूट दी जा रही है, ठीक है। बहुत कभी आपने देखा होगा कि सीजन ऑफ हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? लिखते हैं एक जर्सी के साथ एक जर्सी फ्री दी जा रही है, ठीक है। ये कौन सी छूट है? ये छूट कौन सी है? ये व्यापारिक छूट है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो छूट दी जाती है वो व्यापारिक छूट कहलाती है और उसका लेखा पुस्तकों के अंदर नहीं किया जाता है। व्यापारिक छूट विशेषता क्या है? अगर मान लीजिए आपने कोई माल 10,000 रुपये का खरीदा, कितने खरीदा? 10,000 रुपये का, और छूट कितनी है उसके अंदर?
10% है तो 10,000 10% कितना हो गया आपका 1,000 रुपये। तो बचा कितना 9,000 रुपये। तो हम 9,000 रुपये का लेखा पुस्तकों के अंदर करेंगे, ना कि 10,000 का। क्यों कि व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों के अंदर नहीं किया जाता है। ठीक, आगे चलिए। बात आती है कि नगद छूट की। कौन छूट है ये? नगद छूट के बारे में बात करते हैं। नगद छूट कौन सी होती है? नगद भुगतान करते समय या नगद भुगतान प्राप्त करते समय जो धनराशि हम कम प्राप्त करते हैं या कम भुगतान करते हैं वो नगद छूट कहलाती है, और नगद छूट का लेखा पुस्तकों के अंदर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तो समझ लिया आप, ये किसी व्यक्ति को हमें 500 रुपये का हिसाब था, 500 रुपये हम उसे देने थे। कितने देने थे? 500 रुपये। 500 रुपये देना थे। हमने उससे कहा कि भाई पैसे नहीं है, आप ऐसा करो इसको 450 रुपये में हिसाब हमारा फाइनल कर लीजिए। कितने में? 500 रुपये के बदले हमने कितने दिए? 450 रुपये, और 50 रुपये जो हमने कम दिए हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारी नगद छूट है। हमने 500 रुपये का हिसाब को 450 रुपये में फाइनल कर दिया। ठीक है, हमने उससे क्या कहा कि आप 500 का हिसाब तो आपका है, लेकिन आप 450 रुपये में इस हिसाब को फाइनल कर लीजिए। तो 50 रुपये जो हमने कम दिए हैं ये हमारी नगद छूट है, और नगद छूट का लेखा पुस्तकों के अंदर किया जाता है। ठीक है बच्चों, और आगे चलते हैं। नगद छूट के बाद बात आती है कि प्रमाणक की। प्रमाणक को इंग्लिश में बोलते हैं वाउचर। ठीक है, व्यापार में होने वाले किसी भी लेन देन को प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र तैयार किया जाता है उसे प्रमाणक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माल आपने खरीदा, ठीक है, मतलब 5,000 रुपये माल खरीदा, तो उसका माल खरीदने का बिल आता है। ठीक है, एक बिल मिलेगा आपको उसके बदले में। आप बाज़ार से माल खरीदते होंगे, आप सब बड़े बड़े मॉल से माल लेके आते हैं, तो बिल आपको आता है कि कितने की कितने क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी हैं। ऐसे ही व्यापार के अंदर भी जब कोई माल खरीदा जाता है, ठीक है, तो उसका बिल होता है। वो बिल इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि हमने 5,000 रुपये का माल खरीदा है या 10,000 रुपये का माल खरीदा है, और जब हम लेखा करते हैं तो उस बिल को वाउचर के साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है स्टॉक या रहतिया। ये रहतिया क्या है? रहतिया वित्तीय वर्ष के अंत में जो माल बिकने से शेष रह जाता है उसे हम रहतिया कहते हैं। वित्तीय वर्ष समझते हैं क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो 12 माह की अवधि है ये हमारा वित्तीय वर्ष कहलाता है। सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने ये डेट फिक्स कर रखी है। कोई व्यक्ति, संस्था इस अवधि के अंदर जितनी धनराशि वो कमाती है वो अगले वर्ष के अंदर उस पर टैक्स देती है। ये क्या हमारा वित्तीय वर्ष है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या कंपनी अपने खाते कैलेंडर वर्ष के अनुसार रखती है तो उसका वित्तीय वर्ष क्या होगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। तो ये तो थी वित्तीय वर्ष की बात। ठीक, अब पूरे 1 साल के अंदर मान लिया आपने 5 लाख का माल खरीदा। कितने माल खरीदा आपने? 5 लाख का। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, होता ज़्यादा खरीदा हो आपने। ठीक है, इसमें से आपने 4,50,000 रुपये का माल बेच दिया। कितने के बेच दिया आपने? 4,50,000 रुपये का माल। तो शेष कितना रह गया माल आपका? 50,000 रुपये का शेष बच गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, कितने का माल शेष बचा? 50,000 का। तो 50,000 का माल जो बिकने से शेष रह गया है ये आपका क्या है? रहतिया है। इसे कहते हैं अंतिम रहतिया। अगर साधारण शब्दों में बात करें तो वित्तीय वर्ष के अंत में जो माल बिकने से शेष रह जाता है उसे अंतिम रहतिया करते हैं, और यही माल जब अगले साल 1 जनवरी को आएगा या 1 अप्रैल को आगे आएगा तो वो प्रारंभिक रहतिया बन जाता है। ठीक है,
तो ये थी रहतिये की बात। और आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या है ये देनदार। देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स। ऐसे ग्राहक जिनको आपने उधार माल बेच दिया है और वो रुपया आपको देंगे तो वो आपके देनदार कहलाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों किसी व्यक्ति को आपने उधार माल बेचा, ठीक है, उधार और पेमेंट उसने करा नहीं है, जब वो पेमेंट आपको देंगे तो वो क्या हैं आपके देनदार हैं। आगे चलते हैं और बच्चों फिर क्या है अशोध्य ऋण। इसको बोलते हैं क्या बैड डेब्ट। क्या बोलते हैं बैड डेब्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अशुद्ध ऋण क्या है ये देनदारों से प्राप्त होने वाली राशि का वह भाग जिसके मिलने की संभावना नहीं रहती है उसे अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण भी कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मोहन है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसको आपने 5,000 रुपए का माल उधार बेचा, ठीक है, इसने एक बार 2,000 रुपये दे दिए, कितने रह गए 3,000 रुपये बाकी रह गए, 2,000 प्राप्त हो गए। तो अब बहुत तकादा करा आपने, भाई पेमेंट दे दो पेमेंट दे दो, फिर इस व्यक्ति ने 1,000 रुपये आपको और दे दिए, ठीक है, कितने शेष रह गया 2,000 शेष रह गए। अब आप मिस्टर से बार बार तकादा करें, भाई पैसे दे दो हमारे, भाई पैसे दे दो हमारे, भाई पैसे दे दो हमारे, लेकिन ये व्यक्ति पेमेंट कतई करने को तैयार आपका नहीं है। बार बार तकादा करने के बाद भी वो व्यक्ति आपका पेमेंट नहीं करता, तो आप क्या करेंगे। जब खाते बंद करने होते हैं, पेमेंट प्राप्त नहीं हो पाती है, बार बार तकादा करने के बाद भी व्यापारी ये सोचता है इससे व्यक्ति से शेष राशि मिल नहीं पाएगी, इसलिए उस राशि को वो अशुद्ध ऋण मानकर, ठीक है, या डूबत ऋण मान के क्या करता है लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर कर देता है। वो ये मान लेता है कि ये राशि उसे प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो साधारण शब्दों में यदि मैं बताऊं आपको, देनदारों से प्राप्त होने वाली राशि का वह भाग जिसके मिलने की संभावना नहीं रहती है उसे अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण कहते हैं। नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात किसकी आती है लेनदार। लेनदार क्या होता है, लेनदार क्या होते हैं। लेनदार वो व्यक्ति हैं जिनसे आपने उधार माल खरीदा है, जिसका भुगतान आप उस व्यक्ति को करेंगे, वो कौन है आपके लेनदार। मान ली कोई व्यक्ति मोहन है, उससे आपने 2,000 रुपये का माल खरीद लिया, ठीक है, पेमेंट करानी है आप, इसमें लगेगी आप 2,000 रुपये उस व्यक्ति के लेनदार हो, ठीक है। नेक्स्ट संपत्ति। संपत्ति का मतलब एसेट्स होता है। यदि मैं किसी सामान्य व्यक्ति से संपत्ति क्या है तो क्या है भाई हमारे गहने वगैरह ये हमारी संपत्ति है, ठीक है ना। लेकिन व्यापार की यदि हम बात करते हैं तो व्यापार के अंदर क्या होता है, व्यापार के अंदर व्यापार को चलाने के लिए जिन मशीनों का, जिस भवन का हम इस्तेमाल करते हैं वो सब चीजें क्या हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। और व्यापार के अंदर संपत्ति को 2 भागों के अंदर बांटा गया है, एक चालू संपत्ति और दूसरा स्थायी संपत्ति। चालू संपत्तियां कौन सी होती हैं, ये नकद रोकड़ आपके पास है, ये आपकी चालू संपत्ति है। बैंक रुपया जमा आपका है, वो चालू संपत्ति है, ठीक है। जो देनदार हैं आपके, जो रुपया आपको देंगे, वो चालू संपत्ति आपकी है। और स्थायी संपत्ति कौन सी होती है, ठीक है, जैसे आपने अपने कारखाने में मशीन लगा रखी है, वो आपकी क्या है स्थायी संपत्ति है। मशीन के अलावा भवन है आपका, फैक्ट्री चल रही भवन के अंदर, वो आपकी स्थायी संपत्ति है, ठीक है। तो संपत्तियां 2 प्रकार की मुख्य रूप से हैं, एक चालू संपत्तियां और एक दूसरा स्थायी संपत्तियां। नेक्स्ट आता है दायित्व, ठीक है। दायित्व क्या है, लायबिलिटी। दायित्व वो होते हैं जिनका भुगतान आपको करना है। जैसे बैंक से लोन ले लिया आपने, तो लोन का पेमेंट आपको करना है, तो ये आपका दायित्व है। लेनदार हैं, इनको पेमेंट करना है आपको, वो आपके दायित्व हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे दायित्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है आहरण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए आहरण बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है ये। आहरण को इंग्लिश में ड्राइंग्स बोलते हैं, हिंदी शब्द होता है निजी व्यय भी कहते हैं उसे। आहरण क्या होता है,
व्यापारी अपने तथा अपने परिवार के प्रयोग के लिए जो माल निकाल लेता है वो उसका आहरण या निजी व्यय कहलाता है। अब मान ली व्यापारी बड़ा खुश हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया उसे, वो अपनी पत्नी के लिए 50 रुपये गहने खरीद लाया, तो ये गहने जो खरीद लिए उसने वो क्या है, उसका निजी व्यय है। तो गहने खरीदना व्यापार का खर्चा तो है नहीं, क्या कहलाएगा, ये निजी व्यय कहलाएगा। ऐसे व्यापारी का लड़का बड़ा जिद कर रहा है, भाई सब बच्चों में स्कूटी, मुझे स्कूटी चाहिए, तो उस व्यापारी ने अपने लड़के के लिए जो स्कूटी खरीदी है वो उसका क्या है, निजी व्यय है। तो कहने का मतलब क्या है छात्रों, अपने तथा अपने परिवार के प्रयोग के लिए जो माल हम अपने व्यापार से निकाल लेते हैं या निजी व्यय में खर्च करते हैं वो समस्त धन हमारा आहरण कहलाता है। आगे चलते हैं और बेटे, आगे क्या है, कमीशन। ये कमीशन क्या होता है? अगर मैं किसी सामान्य व्यक्ति से पूछूं कि कमीशन क्या होता है, क्या सर वो दलाली होती है, साथ के माल इधर से उधर कर देना, जो पैसा मिलता है वो कमीशन कहलाता है। लेकिन वाणिज्य के अंदर या कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा छात्रों की बहुत से बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यहाँ एजेंट की नियुक्ति करते हैं, उन एजेंट के माध्यम से माल को बिकवाते हैं। ठीक है, तो एजेंट को माल बेचने के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो उनका कमीशन कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं, फ्री वर्ड है बैंक अधिविकर्त या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्त। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आप अपने बैंक में जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाल सकते हैं। बड़ा अटपटा लग रहा हो सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं कि जमा धनराशि से भी अधिक धन कैसे निकाला जा सकता है। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। वो ऐसे, बैंक के अंदर 4 या 5 प्रकार खाते खोले जाते हैं। एक होता है बचत खाता, एक होता है स्थायी जमा खाता, एक होता है चालू खाता, एक होता है गोलक खाता। ठीक है, तो ये सारे खाते होते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं आप लोगों के खाते बैंक के अंदर खुले हुए हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के खाते बैंक के अंदर खुले हुए हैं। आपका जो खाता बैंक के अंदर खुला हुआ है वो कौन सा खाता है, वो है बचत खाता या सेविंग अकाउंट। और उस बचत खाते के अंदर दिन में एक बार रुपया आप निकाल सकते हैं और एक बार जमा कर सकते हैं। लेकिन चालू खाते के अंदर, चालू खाता कौन बनाता है, व्यापारियों के लिए होता है। चालू खाते के अंदर ये विशेषता है कि चालू खाते में आप दिन में जितनी बार चाहे रुपया जमा करें और जितनी बार चाहे रुपया निकालें, कोई उसके अंदर बाउंडेशन नहीं है। और चालू खाते पर बैंक ब्याज भी नहीं देता है। और चालू खाते के अलावा हर खाते में बैंक ब्याज देता है, लेकिन चालू खाते पर कोई ब्याज बैंक नहीं देता है। तो मैं बात कर रहा था बैंक अधिविकर्त, इंग्लिश में बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो चालू खाते के अंदर बैंक अपने व्यापारी को यह सुविधा प्रदान करती है कि वो जमा धनराशि से भी अधिक राशि निकाल सकता है। वो कैसे, मान लिए किसी ₹10,000 बैंक में जमा है, ठीक है, और आप ये 10,000 रुपये जमा है बैंक में। इसमें से आपने क्या करा, 15,000 रुपये का चेक दे दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति को। ठीक है, बैंक को जमा कितने हैं, 10,000, चेक कितने दिया हमने, 15,000 का। बैंक आपके 15,000 रुपये के चेक का भुगतान कर देगा, जबकि खाते में कितने जमा है आपके, 10,000, और चेक कितने दिया आपने, 15,000 रुपये का। 5% चेक आप काट दिया आपने, लेकिन बैंक आप पे इस 15,000 रुपये के चेक का पेमेंट कर देगा, और जो 5,000 रुपये आपने बढ़ती निकाल लिए हैं वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। और जितना बढ़ती रुपया निकाला 5,000 रुपये, और बैंक इस पर एक निर्धारित दर से ब्याज भी लेता है, तो इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सुविधा केवल चालू खाते पर होती है और किसी खाते में नहीं मिलती है। तो छात्रों, आज हमने जानकारी प्राप्त करी पुस्तपालन या बही खाते की शब्दावली की, कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल पुस्तकालय के अंदर किया जाता है। मैं आशा करता हूँ
कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी PDF के माध्यम से मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको अपनी कॉपी पे लिखें। 3 कॉपी आप लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। ये अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स की कॉपी पे आपको इसको करना है। मैं एक बार फिर सभी कॉमर्स के छात्रों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।